प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन BPSC में असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का बहाली जो है निकाला गया है। और उम्मीद करते हैं कि आप इस फॉर्म को भर चुके होंगे, तभी आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम्स लिए गए हैं उसमें किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, उसका सॉल्यूशन के साथ, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कई सारे लोगों का रिक्वेस्ट है कि सर इसका PDF भी प्रोवाइड करा दीजिए। तो डियर, जैसे ही पूरा सेशन ख़त्म होता है आपको जो है PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा, है ना। मतलब ईयर वाइज अब तक जो भी 4-5 सेशंस मैंने लिया है, उन 4-5 सेशन का जो PDF है वो PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल MRS स्टडी ऑफिशियल पे डाल दिया हूँ, है ना। इस वीडियो को देखने से पहले जो पहले का वीडियो है वो सबका आप डाउनलोड कर सकते हो, है ना। और बाकी जो भी हैं, जैसे जैसे मैं सेशन लेते जाऊंगा वैसे वैसे जो है आपको PDF मैं प्रोवाइड कराता जाऊंगा, ठीक है। तो देखो, PDF के भरोसे ज़्यादा मत रहना, क्योंकि कई बार PDF अपडेट करने में, यानी टेलीग्राम पे प्रोवाइड करने में टाइम लग सकता है ना। और टेलीग्राम पे जो PDF अवेलेबल होता है वो कुछ समय के लिए होता है, ओके, हमेशा के लिए नहीं रहेगा आपका, कुछ समय के लिए ही रहता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ओके। बाकी ये जो वीडियो है आपका YouTube पे, ये हमेशा के लिए रहने वाला है, ठीक है। और टाइम टू टाइम मैं आप लोगों का मैराथन क्लास भी जो है लूँगा, ताकि इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जग सके। क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को देखने के बाद जो है ना, जो मोरल होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है, थोड़ा कम हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस आपका डाउन ना हो, उसके लिए मैं आपको अलग अलग तरीके का क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। देखो, BPSC AE का एग्ज़ाम सिविल का कोई बड़ी तोप नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको अगर सही तरीके से एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप नहीं पढ़ेंगे तो वो नहीं निकलेगा, ठीक है। उसमें आपको डर लगेगा। जैसे अगर बीटेक आप लैटरल एंट्री से किए होगे, क्योंकि मैंने भाई लैटरल एंट्री से बीटेक किया है, सबको पता है। तो जब स्टार्टिंग फेज़ था हमारा डिप्लोमा के बाद लैटरल एंट्री का, तो एग्ज़ाम कैसे दे, एग्ज़ाम मेरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्योंकि कोई इंस्टीट्यूट से तो पढ़े नहीं थे, खुद से पढ़े थे, तो डीमोटिवेट हो जा रहे थे बार बार। ये मेरे साथ ही नहीं, हर किसी के साथ होता है। पढ़ रहे हैं, याद नहीं होता है कई बार, ठीक है। तो डीमोटिवेट होना ज़रूरी है, ताकि ये पता चले कि हम भाई अभी कितने पानी में। लेकिन डीमोटिवेट होने के बाद आपके अंदर दोबारा जुनून आना चाहिए पढ़ने को लेकर। तो चलिए, आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन हम लेने वाले हैं वो स्टार्ट करते हैं। और ये 2022 में एग्ज़ाम लिया गया था असिस्टेंट इंजीनियर का, उसका आपका पेपर 6 का यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो कंजर्वेटिव यूज होता है वाटर का बाई क्रॉप मीन्स वाटर कंज्यूम्ड बाई, जो कंजप्टिव यूज़ होता है वाटर का बाई क्रॉप मतलब पेड़ पौधे के द्वारा, मीन्स वाटर कंज्यूम्ड बाई आपका
कंजप्टिरेशन एंड ट्रांसपीरेशन। जो कंजप्टिव यूज होता है वाटर का क्रॉप के द्वारा, वो कंसिस्ट करता है ट्रांसपोर्टेशन और इवेपोरेशन। जो अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर होता है रिक्वायर्ड होता है टू मोस्ट ऑफ द इवेपोट्रांसपीरेशन नीड्स ऑफ द क्रॉप ड्यूरिंग इट्स फुल ग्रोथ, जो कि कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट कहलाता है। जो कंजप्टिव यूज होता है वाटर का फॉर ए क्रॉप इज़ द डेप्थ ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय द प्लांट इन द प्रोसेस ऑफ इवेपोट्रांसपीरेशन। इवेपोट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू कंज्यूम किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि GCA यानी ग्रॉस कल्चरेबल एरिया ऑफ एन इरिगेशन कनाल वो 5000 हेक्टेयर दिया गया है, जिसमें से कल्चरेबल कमांड एरिया जो है वो 80% है। इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर रबी सीज़न 60% और खरीफ सीज़न 20%, तो क्रॉप का रेशियो क्या होगा? तो देखो GCA 50,000 हेक्टेयर है ना, 50,000 हेक्टेयर। CCA 80% ऑफ GCA यानी 0.8 गुने 50,000 यानी 40,000 हेक्टेयर। तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर रबी सीजन 60% और इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर खरीफ सीजन 20%। तो 0.6 गुने 40,000 यानी 24,000 और 0.2 गुने 40,000 यानी 8,000। तो क्रॉप रेशियो आ जाएगा हमारा 8,000 डिवाइडेड बाई 24,000 यानी 0.3। क्या हो जाएगा? 0.3। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आउट ऑफ 120 सेंटीमीटर ऑफ वाटर पम्प्ड इनटू अ कनाल 80 क्यूबिक ऑफ वाटर कुड बी सप्लाइड टू अ फील्ड। 60 क्यूबिक ऑफ वाटर was stored in root zone, while water required in root zone prior to irrigation was 80 क्यूबिक मीटर। तो जो स्टोरेज इफ़िशियंसी है इरिगेशन का वो क्या होगा? तो स्टोरेज इफ़िशियंसी 75% होगा। स्टोरेज इफ़िशियंसी ऑफ इरिगेशन कैलकुलेट किया जाता है आपका स्टोर्ड वाटर इन रूट जोन ड्यूरिंग इरिगेशन डिवाइडेड बाई वाटर डिमांड इन रूट जोन बिफोर इरिगेशन। तो 60/80 गुने 100 यानी 75% हमारा स्टोरेज इफ़िशियंसी आएगा इरिगेशन का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डेप्थ ऑफ रूट जोन फॉर ए पार्टिकुलर क्रॉप। डेप्थ ऑफ रूट जोन फॉर ए पार्टिकुलर क्रॉप वो है 100 सेंटीमीटर। अगर ड्राई यूनिट वेट सॉइल का 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है फील्ड का, और उसका जो फील्ड कैपेसिटी है एंड परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट जो है 20% फील्ड कैपेसिटी और 10% परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है, तो जो मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी होगा इरिगेशन वाटर का इन सेंटीमीटर वो कितना होगा? तो 20 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। फील्ड कैपेसिटी FC 20% है, परमानेंट वेटिंग पॉइंट जो है 10% है। तो डेप्थ ऑफ रूट जोन जो है 100 सेंटीमीटर है और ड्राई यूनिट वेट जो है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो स्टोरेज कैपेसिटी इज इक्वल टू गामा डी गुने डी इंटू FC माइनस P डिवाइडेड बाई गामा W। तो 2 इंटू 100 गुने 0.2 माइनस 0.1 यानी 20 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। अगला है ड्यूटी इज लार्जेस्ट। ड्यूटी इज लार्जेस्ट ऑन फील्ड। फील्ड पे जो ड्यूटी होता है ज़्यादा होता है। ड्यूटी होता क्या है? ड्यूटी को एक्सप्रेस किया जाता है हेक्टेयर पर क्यूबिक में। इट इज़ द एरिया ऑफ लैंड इन हेक्टेयर्स that can be irrigated when 1 cubic of water is supplied through entire base period।
है ना। इंटायर बेस पीरियड में जो 1 क्यूबिक वाटर प्रोवाइड किया जाता है तो उसमें कितना एरिया ऑफ लैंड इन हेक्टेयर में इरिगेट किया जाता है, वो हमारा ड्यूटी कहलाता है। तो ड्यूटी ऑफ वाटर चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अलग अलग जगह पे ड्यूटी ऑफ वाटर जो है चेंज होता है। इट विल बी मैक्सिमम एट फील्ड एंड मिनिमम एट हेड ऑफ द कनाल, है ना। अगला क्वेश्चन है आर्टेसियन एक्वीफर इज वन वेयर वाटर इज अंडर प्रेशर बिटवीन 2 इम्परवियस स्ट्रेटा। तो सी ऑप्शन सही होगा। बात किया जाए आर्टेसियन एक्वीफर की, तो आर्टेसियन एक्वीफर एक अंडरग्राउंड लेयर होता है जो कि होल्ड करता है ग्राउंड वाटर को अंडर प्रेशर। दिस काउज द वाटर लेवल इन द वेल टू rise to a point where the pressure is equal to the weight of water putting it under pressure. This type of well is called artesian well. ये आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, ये आपका फिगर दिया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि फॉर ए डिस्चार्ज 100 क्यूबिक टू फ्लो एट डेप्थ 5 मीटर इन ए रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल चैनल में है और विड्थ क्या होगा एज पर लैसी थ्योरी। लैसी थ्योरी के हिसाब से विड्थ क्या होगा चैनल का, तो हो जाएगा 37.5 मीटर। कितना हो जाएगा 37.5 मीटर। फॉर्मूला आपका होता है वेटेड पेरीमीटर फॉर रेक्टेंगुलर चैनल B+2 इंटू डी, तो B+2 इंटू 5 यानी B+10 एंड डिस्चार्ज दिया गया है 100 क्यूबिक और डेप्थ डी दिया गया 5 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू लैसी थ्योरी वेटेड पेरीमीटर P इज इक्वल टू 4.75 इंटू स्क्वायर रूट क्यू, तो B+10 इज इक्वल टू 47.5, क्योंकि डिस्चार्ज जो है 100 है तो 10 से गुना हो जाएगा तो 47.5। तो अगर हम लोग 47.5 में से 10 घटा देंगे तो B हमारा निकल कर आ जाएगा। तो B हमारा यहाँ पे आ जाएगा 37.5 मीटर। कितना आ जाएगा 37.5 मीटर जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि इफ़ स्पेसिफिक एल्ड ऑफ ए पार्टिकुलर सैंड वो 30% दिया है और पोरोसिटी जो है 50% है, तो स्पेसिफिक रिटेंशन क्या होगा। तो स्पेसिफिक रिटेंशन SR का फॉर्मूला क्या होता है, स्पेसिफिक एल्ड माइनस स्पेसिफिक एल्ड माइनस पोरोसिटी। तो पोरोसिटी जो है 50% यानी 0.5 और स्पेसिफिक एल्ड 30 दिया गया है, तो उल्टा हमने कर दिया, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ा में से छोटा जाएगा। तो यहाँ पे हमारा N माइनस SY आ जाएगा। ठीक है, तो 0.5 माइनस 0.3 यानी 0.2 हमारा आ जाएगा, यानी 20% हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू लैसी थ्योरीज द सिल्ट सपोर्टिंग इडीज आर जनरेटेड फ्रॉम। तो ये जनरेट होता है साइड्स एज वेल एज बॉटम ऑफ चैनल से, है ना, साइड एज वेल एज बॉटम से। फॉर्मूला अगर बात किया जाए लैसी थ्योरी के स्कोर डेप्थ का यानी R ऑफ रिवर इन फ्लड, तो वो होता है R इज इक्वल टू 0.47 गुने Q/F का होल पावर 1/3। ट्रू रिजीम कंडीशन ऑफ लैसी थ्योरी आर डिस्चार्ज जो है कांस्टेंट होना चाहिए, फ्लो यूनिफॉर्म होना चाहिए, सिल्ट ग्रेड एंड सिल्ट चेंज कांस्टेंट होना चाहिए और सॉइल जो है इनकोहेरेंट एलुवियम होना चाहिए। तब हम लोग जो है ट्रू रिजीम कंडीशन मानेंगे अकॉर्डिंग टू लैसी थ्योरी। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि गैरेट्स डायग्राम इज़ बेस्ड ऑन। जो गैरेट्स होता है वो डायग्राम जो है वो बेस्ड होता है हमारा केनेडीज थ्योरी पे। किस पे बेस्ड होता है, केनेडी थ्योरी पे बेस्ड होता है। ग्रेट डायग्राम जो होता है
वो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ डिज़ाइन ऑफ कनाल डायमेंशंस बेस्ड ऑन केनेडी थ्योरी। ग्रेट डायग्राम इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर साइड स्लोप ऑफ चैनल 0.5 H इज़ टू 1, मतलब आधा हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जो डायग्राम है वो स्पेसिफाइड करता है फॉर मैनिंग कोफिशिएंट, जो कि आपका 0.0225 होता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इफ़ अ स्ट्रीम इज़ कैरिंग अ डिस्चार्ज ऑफ 4 क्यूबिक पर मीटर विड्थ हैविंग सिल्ट फैक्टर 2, तो जो लैसी स्कोर डेप्थ होगा वो क्या होगा? तो लैसी स्कोर डेप्थ का फॉर्मूला होता है R = 1.35 गुने स्मॉल q का स्क्वायर बाई f का होल पावर 1/3। तो डिस्चार्ज जो है 4 क्यूबिक पर मीटर दिया है, सिल्ट फैक्टर जो है F2 दिया है। तो हमारा R = 1.35 गुने 4/2, 4 का स्क्वायर बाई 2 का होल पावर 1/3, तो आ जाएगा R = 2.7 मीटर। 2.7 मीटर यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्रैप इफ़िशियंसी ऑफ रिजर्वायर इज ए फंक्शन ऑफ। ट्रैप इफ़िशियंसी जो होता है रिजर्वायर का, वो फंक्शन होता है हमारा कैपेसिटी बाई इनफ्लो रेशियो के। तो जो लार्जर रिजर्वायर होता है ऑन अ स्मॉल स्ट्रीम हैज़ लेस कैपेसिटी इनफ्लो रेशियो, इसका मतलब कि इंट्रैप इफ़िशियंसी ज़्यादा होगा। अगर हायर वेलोसिटी है, लेस डिपोजिशन है हमारा सेडिमेंट्स का, तो लोअर ट्रैप इफ़िशियंसी हमें देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हेन द रिजर्वायर इज़ फुल। जब रिजर्वायर जो है फुल है तो जो मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स होगा ग्रेविटी डैम में वो प्रोड्यूस्ड होगा कहाँ पे? तो टोई पे। कहाँ पे? टोई पे प्रोड्यूस हमारा होगा। एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम इज, जो एलिमेंट्री प्रोफाइल होता है डैम का वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है एलिमेंट्री प्रोफाइल। एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम इज़ थ्योरेटिकल शेप होता है ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन व्हेन इट इज़ सब्जेक्टेड टू ओनली 3 मेन फोर्स, जो कि सेल्फ वेट, वाटर प्रेशर और अपलिफ्ट प्रेशर ही सब्जेक्टेड होता है। रिवर ट्रेनिंग वर्क, अ रिवर ट्रेनिंग वर्क इज जनरली रिक्वायर्ड व्हेन द रिवर इज। रिवर ट्रेनिंग वर्क जो है जनरली रिक्वायर्ड करता है व्हेन द रिवर इज मेंडरिंग टाइप। कैसा होता है? मेंडरिंग टाइप होता है, तब हमें रिवर ट्रेनिंग वर्क की ज़रूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि जो मैक्सिमम परमिसिबल इसेंट्रिसिटी होता है फॉर नो टेंशन एट बेस ऑफ ग्रेविटी डैम, वो हमारा B/6 होता है। मैक्सिमम परमिसिबल इसेंट्रिसिटी फॉर नो टेंशन एट द बेस ऑफ ग्रेविटी डैम वो B/6 होता है। ए ह्यूटोग्राफ इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। ह्यूटोग्राफ जो है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा रेनफॉल इंटेंसिटी एंड टाइम को रिप्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन है, अ मास कर्व ऑफ रेनफॉल इज प्लॉट ऑफ। अ मास कर्व ऑफ रेनफॉल इज ए प्लॉट ऑफ, किस चीज़ को प्लॉट करता है? तो मास कर्व ऑफ रेनफॉल जो है रिप्रेजेंट करता है प्लॉट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया है। ये जो प्लॉट होता है ये आपका होता है बिटवीन रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम, जो कि ह्यूटोग्राफ होता है। और अगर प्लॉट बिटवीन डिस्चार्ज वर्सेस टाइम है तो हमारा हाइड्रोग्राफ होता है। रिलेशन बिटवीन मैनिंग कोफिशिएंट एंड चेजिस कोफिशिएंट, तो वो हमारा होता है C = 1/n गुने R⁻⁴ ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन अ रेक्टेंगुलर चैनल द अल्टरनेट डेप्थ
1.5 मीटर एंड 2.5 मीटर रिस्पेक्टिवली, तो जो स्पेसिफिक एनर्जी होगा कि स्पेसिफिक एनर्जी हेड वो क्या होगा, तो स्पेसिफिक एनर्जी हेड 3.06 होगा, y1 1.5, y2 2.5, तो ये इक्वल टू y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस y1 गुने y2 डिवाइडेड बाई y1 प्लस y2, तो हमारा आ जाएगा 3.06 मीटर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि एक रेक्टेंगुलर चैनल है, क्या है, एक रेक्टेंगुलर चैनल है, बॉटम विड्थ जो है 2 मीटर है, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप ऑफ चैनल जो है 0.003 है। व्हाट विल बी द एवरेज शियर स्ट्रेस ऑन द चैनल बाउंड्री व्हेन द फ्लो टेक्स प्लेस एट ए यूनिफॉर्म डेप्थ 1.2 मीटर, जहाँ पे y जो है वो हमारा 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया गया है, तो हमारा हो जाएगा 1.66 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाइड्रोलिक रेडियस r इज इक्वल टू फार्मूला होता है A/P इज इक्वल टू B इंटू बाई बाई B प्लस 2/, तो 2 इंटू 1.25 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 इंटू 1.25 यानी 2.5 डिवाइडेड बाई 4.5, ये आ जाएगा हमारा हाइड्रोलिक रेडियस 0.55। एवरेज शियर स्ट्रेस जो है टाउ नोट गामा इंटू आर इंटू एस हमारा हो जाएगा, तो 10 गुने 0.55 गुने 0.0003, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 1.66 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में वैल्यू आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि इन ए ट्रायंगुलर चैनल जो साइड स्लोप है 2 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल है, तो फ्रॉड नंबर क्या हो जाएगा, तो फ्रॉड नंबर हो जाएगा v/√GY/2 g इंटू y/2, ठीक है, ये हमारा फ्रॉड नंबर का फॉर्मूला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 4a गिवन अ स्पेसिफिक एनर्जी E क्रिटिकल डेप्थ YC फॉर ए रेक्टेंगुलर चैनल, वो क्या हो जाएगा हमारा, तो YC इज इक्वल टू 2/3 इंटू E यानी 2/3 ऑफ E, ये हमारा रेक्टेंगुलर चैनल के लिए हो जाएगा। वही अगर अलग अलग सेक्शन के लिए बात किया जाए तो ट्रायंगुलर के लिए 5/4 YC एंड पैराबोलिक के लिए हमारा यहाँ पे आ जाएगा 4/3 YC और रेक्टेंगुलर के लिए जो है 3/2 YC। ये हमारा क्या है, तो स्पेसिफिक एनर्जी का दिया गया है। ओके, एक 3 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है फ्लोइंग एट इट्स नॉर्मल डेप्थ 0.8 मीटर कैरी करता है अ डिस्चार्ज ऑफ 9.5 क्यूमेक, वेड स्लोप ऑफ चैनल इज, तो जो वेड स्लोप होगा चैनल का वो क्या हो जाएगा, स्टीप, क्या हो जाएगा, स्टीप है ना। डिस्चार्ज 9.5 क्यूमेक, विड्थ जो है 3 मीटर, नॉर्मल फ्लो डेप्थ 0.8 मीटर, तो क्रिटिकल फ्लो डेप्थ हो जाएगा YC इज इक्वल टू कैपिटल Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल g गुने कैपिटल V का स्क्वायर का होल पावर 1/3, तो YC आ जाएगा हमारा 1, यानी YN यानी नॉर्मल फ्लो डेप्थ बड़ा है क्रिटिकल फ्लो डेप्थ से, यानी वेड स्लोप चैनल का जो होगा स्टीप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि इन deriving the equation for the hydraulic jump in a rectangular channel is in terms of conjugate depth and initial Froude number, तो ये हमारा हो जाएगा कंटिन्यूटी एंड मोमेंटम इक्वेशन को यूज करेंगे, है ना, ताकि जो लॉस ऑफ एनर्जी इन जंप है वो हम लोग प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करके प्राप्त कर सकें। अगला क्वेश्चन है एक स्टेशनरी हाइड्रोलिक जंप जो कि अकर होता है इन ए रेक्टेंगुलर चैनल विद इनिशियल एंड सीक्वेंट डेप्थ बीइंग इक्वल टू 0.4 मीटर एंड 1.6 मीटर
रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट करना है इनिशियल फ्रॉड नंबर और एनर्जी लॉस को, है ना। तो इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चलो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा y2/y1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 गुने -1 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस 8 इंटू एफ का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा एफ यानी फ्रॉड का वैल्यू आ जाएगा, फ्रॉड नंबर का स्क्वायर रूट 10। तो y1 आ जाएगा हमारा 0.4 मीटर एंड y2 आ जाएगा 1.6 मीटर। तो एनर्जी लॉस इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा E इज इक्वल टू y1 का y2 माइनस y1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 4 इंटू y1 इंटू y2। तो यहाँ पे E का जो वैल्यू है वो हमारा आ जाएगा 27/40। तो यहाँ पे हमारा अलग अलग वैल्यू आ गया जो कि ऑप्शंस में हमारा मैच नहीं करता है जो दिया गया है उसके हिसाब से। अगला क्वेश्चन है एज पर IRC रिकमेंडेशन जो मैक्सिमम लिमिट होता है सुपर एलिवेशन का फॉर मिक्स ट्रैफिक इन प्लेन ट्रेन, है ना। मिक्स ट्रैफिक के लिए प्लेन ट्रेन में तो वो होता है 1/15। क्या होता है 1/15। सुपर एलिवेशन क्या होता है, तो सुपर एलिवेशन एक इनवर्ट ट्रावर्स प्रोवाइड किया जाता है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व्स टू कॉन्ट्रैक्ट द centrifugal force which tends to pull out the vehicle in a outward direction and therefore to check the tendency of vehicle to overturn or skid। जो वैल्यू होता है सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला होता है E + F = V²/GR। तो एज पर IRC जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन होगा प्लेन एंड रोलिंग ट्रेन के लिए सो बाउंड एरिया एज 7% या 1/15 टेक्स सच एज मिक्स ट्रैफिक इनटू कंसिडरेशन। अगर मिक्स ट्रैफिक हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि जो ट्रांजिशन कर्व है वो यूज किया जाता है इन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ हाईवे एज पर IRC रिकमेंडेशन इज़। तो वो होता है स्पाइरल। कैसा होता है ट्रांजिशन कर्व यूज करते हैं IRC के हिसाब से हाईवे में, तो स्पाइरल शेप का यूज करते हैं। ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, तो एक ऐसा कर्व होता है जो कि प्रोवाइड किया जाता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को चेंज करने के लिए फ्रॉम अ स्ट्रेट टू सर्कुलर कर्व ग्रेजुअली मीन्स रेडियस ऑफ ट्रांजिशन कर्व वेरीज बिटवीन इन्फिनिटी टू R और R टू इन्फिनिटी होता है। जो वैल्यू होता है रूलिंग ग्रेडियंट इन प्लेन एज पर IRC रिकमेंडेशन वो होता है 1/30। तो यहाँ पे रूलिंग ग्रेडियंट का आप देख सकते हो प्लेन एंड रोलिंग के लिए रूलिंग ग्रेडियंट जो है 3.3% यानी 1/30, लिमिटिंग ग्रेडियंट 5% 1/20 एंड एक्सपेक्टेशनल ग्रेडियंट 6.7% यानी 1/5। 1/5 नहीं 15 होगा यहाँ पे, है ना, 1/15। ओके 5 नहीं होगा। तो इस तरीके से आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे फॉर द डिज़ाइन ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर मिक्स ट्रैफिक कंडीशन स्पीड इज़ रिड्यूस्ड बाय। कितना स्पीड रिड्यूस होता है 25%। कितना 25%। ठीक है। एज पर IRC सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैरस्पॉन्डिंग टू 75% ऑफ डिजाइन स्पीड इज कॉन्ट्रैक्टेड बाय प्रोवाइडिंग द सुपर एलिवेशन ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व। IRC recommend following formula E is equal to V²/225R so speed gets reduced by 100 minus 75 यानी 25%। Highway facilities are designed for 30th highest volume of the year। इसमें क्या होता है कि साल भर में सिर्फ 29 बार ही ऐसा कंडीशन आएगा
जिसमें ट्रैफिक कंजेशन जो है हमको देखने को मिलेगा, यानी उससे ज़्यादा हमें ऐसा कंडीशन नहीं मिलेगा जिसमें मतलब ट्रैफिक कंजेशन जो है हमको ज़्यादा मिले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि इनोस्कोप इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग। इनोस्कोप यूज़ किया जाता है किस चीज़ को मेजर करने के लिए? तो स्पोर्ट स्पीड को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। जो इनोस्कोप होता है ये कंसिस्ट करता है हमारा सिंपल ओपन हाउसिंग कंटेनिंग अ मिरर माउंटेड ऑन ए ट्राइपॉड एट द साइड ऑफ अ रोड इन such a way that an observer's line of sight turns through 90 degree. It is easy, economical but slow method, है ना। ये जो इनोस्कोप का यूज़ किया करके हम लोग स्पोर्ट स्पीड निकालते हैं, इससे हमारा इजी तो होता है प्लस इकोनॉमिकल भी होता है, लेकिन ये स्लो मेथड होता है, मतलब धीरे धीरे ये वर्क करता है। अगला क्वेश्चन है कि मैक्सिमम वेट ऑफ व्हीकल एज रिकमेंडेड बाय IRC इज़, तो होता है 2.44 मीटर। कितना होता है? 2.44 मीटर एज पर IRC रिकमेंडेशन रोड डिज़ाइन। जो मैक्सिमम वेट होता है व्हीकल का वो 2.44 मीटर होता है। मैक्सिमम हाइट ऑफ नॉर्मल व्हीकल 3.8 मीटर होता है। फॉर डबल डेकर बस के लिए 4.75 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मैक्सिमम ओवरऑल लेंथ ऑफ सिंगल यूनिट बट एक्सक्लूसिव ऑफ फ्रंट एंड रियर बम्पर हैविंग 2 और मोर एक्सेल सेल भी 11 मीटर एंड सिंगल यूनिट ट्रक के लिए 12 मीटर होता है। डिज़ायर लाइन आर प्लॉटेड इन, जो डिज़ायर लाइन होता है वो प्लॉट किया जाता है हमारा ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी को कंप्लीट करने के लिए, यानी स्टडी करने के लिए। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नोन एज डिज़ाइन कैपेसिटी, तो प्रैक्टिकल कैपेसिटी को डिज़ाइन कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि लॉस एंजल्स टेस्टिंग मशीन इज़ यूज टू कंडक्ट, किस चीज़ को करने के लिए यूज किया जाता है? तो एब्रेशन टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए लॉस एंजल टेस्टिंग मशीन का यूज किया जाता है। एब्रेशन टेस्ट को करने के लिए हम लोग हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट को चेक करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस इज इक्वल टू होता है 20 माइनस लॉस इन सिंपल वेट डिवाइडेड बाय 3। एब्रेशन टेस्ट जो है 3 मेथड से किया जाता है, डॉरी एब्रेशन टेस्ट, डेवल एब्रेशन टेस्ट और लॉस एंजल एब्रेशन टेस्ट। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन बिटुमिन आर यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग, जो पेनिट्रेशन टेस्ट होता है बिटुमिन पे वो यूज़ किया जाता है हमारा ग्रेड ऑफ बिटुमिन को चेक करने के लिए, जो कि यूनिट ऑफ पेनिट्रेशन जो है 1/10 यानी 0.1 mm हमारा होता है। इंडस्ट्रियल बिटुमिन जो है स्पेसिफाइड किया जाता है एज पर IS 75 1961 के हिसाब से, जो कि 65/25 मीनिंग सॉफ्टनिंग पॉइंट एंड पेनिट्रेशन पॉइंट होता है। पेनिट्रेशन ग्रेड जो है 30/40 यूज किया जाता है फॉर रोड विद हाई वॉल्यूम ट्रैफिक एंड पेनिट्रेशन ग्रेड 60/70 यूज किया जाता है सुपीरियर टाइप ऑफ रोड विद हाई ट्रैफिक ऑन नॉर्मल समर टेम्परेचर के लिए। अगला क्वेश्चन है फॉर कैरिंग आउट बिटुमिनस पैच वर्क ड्यूरिंग रेनी सीजन, जो मोस्ट सूटेबल बाइंडर होगा वो क्या होगा? मोस्ट सूटेबल बाइंडर तो बिटुमिनस इमल्सन, क्या हो जाएगा? बिटुमिनस इमल्सन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट वाटर बॉर्न डिजीज़, कौन सा जो है वाटर बॉर्न डिजीज़ नहीं है? तो मलेरिया जो है वाटर बॉर्न डिजीज़ नहीं है। बाकी हेपेटाइटिस, क्लोरा, टाइफाइड ये वाटर बॉर्न डिजीज़ आपका है।
मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर, वो कितना होना चाहिए मैक्सिमम, तो 1.5 ppm मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट हमारा दिया गया है फ्लोराइड का ड्रिंकिंग वाटर के लिए। वही अगर हम लोग बात किया जाए टोटल हार्डनेस तो 600, आयरन का तो कुछ भी मतलब 0.3 एक्सेप्टेबल लिमिट है, उससे ज़्यादा ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। पीएच वैल्यू जो है 6.5 से 8.5 हमारा होना चाहिए। टर्बिडिटी इज़ मेजर्ड ऑन, टर्बिडिटी जो है मेजर किया जाता है स्टैंडर्ड सिलिका स्केल के ऊपर। हायर द कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड सब्सटेंसेस इन वाटर मोर टर्बिडिटी इज इंडिकेट, और वाटर टर्बिडिटी मेजर किया जाता है ppm में, टर्बिडिटी मेजर किया जाता है स्टैंडर्ड सिलिका स्केल के हिसाब से। इसके अलावा और भी कई सारे हैं तरीके, जैसे टर्बिडिटी रॉड जो कि फील्ड मेथड होता है, जो कि एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल के ऊपर होता है। जैक्सन टर्बिडिटी जो कि लेबोरेटरी मेथड होता है। बैलीज टर्बिडिटी मीटर, ये कलर मैचिंग टेक्निक होता है। नेफ्लोमीटर, तो ये अलग अलग तरीके भी हैं टर्बिडिटी ऑफ वाटर को कैलकुलेट करने के लिए, बट जनरली हम लोग स्टैंडर्ड सिलिका स्केल के हिसाब से मेजर करते हैं टर्बिडिटी को। टर्बिडिटी ऑफ वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज शुड नॉट एक्सीड 10 ppm, 10 ppm से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए सिलिका स्केल के ऊपर। जो मैक्सिमम इफ़िशियंसी होता है बीओडी रिमूवल का, वो अचीव किया जाता है ऑक्सीडेशन डिच में। कहाँ पे? ऑक्सीडेशन डिच में। ऑक्सीडेशन डिच क्या है? तो ऑक्सीडेशन डिच जो है ये मॉडिफाइड फॉर्म है हमारा एक्सटेंडेड एरेशंस ऑफ एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का। ओवल इन शेप विद 2 सरफेस रोटर होता है, प्लेस किया जाता है अक्रॉस द चैनल। इट हैज़ मैक्सिमम इफ़िशियंसी ऑफ बीओडी रिमूवल, जो कि अचीव किया जाता है हमारा ऑक्सीडेशन डिच में। Which of following method can be employed for plastic and rubber waste disposal के लिए? तो पायरोलाइसिस एक ऐसा मेथड है जो कि हमारा हीटिंग किया जाता है इन्हें ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर पे। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कैन बी स्प्लिट थ्रू द कम्बिनेशन ऑफ थर्मल क्रैकिंग एंड कंडेंसेशन रिएक्शंस इनटू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड फ्रैक्शंस। ये जो प्रोसेस होता है इसको पायरोलाइसिस और थर्मल पायरोलाइसिस भी कहते हैं। ये प्रोसेस को हम लोग जो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक ट्रिकलिंग फ़िल्टर जो कि डिज़ाइन किया जाता है टू रिमूव, किस चीज़ को रिमूव करने के लिए? तो डिज़ोल्व ऑर्गेनिक मैटर को, डिज़ोल्व ऑर्गेनिक मैटर को। ट्रिकलिंग फिल्टर इज़ नॉट यूज फॉर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, दिस इज़ यूज्ड ओनली इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ओके, यूनिट प्रोवाइडेड इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, एरेटर, फ्लैश मिक्सचर्स, फिल्ट्रेशन, स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर, ये सब यूज़ किए जाते हैं। अगला है बीओडी ऑफ ए टाउन। बीओडी ऑफ ए टाउन इज़ 25,000 kg पर डे एंड बीओडी पर कैपिटा पर डे 50 ग्राम। तो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट ऑफ टाउन इज़, तो पॉपुलेशन कितना हो जाएगा? तो इक्विवेलेंट पॉपुलेशन इज इक्वल टू बीओडी ऑफ टाउन डिवाइडेड बाई पर कैपिटा ऑफ बीओडी। तो 25,000 डिवाइडेड बाई 50 गुने 10⁻³ यानी 5 लाख हमारा जो है पॉपुलेशन यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एंट्री ऑफ फॉल स्मेलिंग गैस इनटू द हाउस कमिंग फ्रॉम द सीवर कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो ये प्रिवेंट किया जाता है बाय प्रोवाइडिंग वाटर सील्स फॉर ऑल द फिक्चर्स एंड वेंट पाइप इन द प्लम्बिंग सिस्टम। ओके, अगला क्वेश्चन है, ट्रैप यूज्ड फॉर ए वाटर क्लोजेट। द ट्रैप यूज्ड फॉर ए वाटर क्लोज सेट इज़ कॉल्ड, उसको कहा जाता है हमारा पी ट्रैप। क्या कहा जाता है? पी ट्रैप। पी ट्रैप यूज्ड फॉर ए वाटर क्लोज सेट, इट इज़ यूज्ड इन टॉयलेट्स एंड अंडरनीथ सिंक। गुली ट्रैप, इट इज़ यूज्ड इन ग्राउंड that receive pipe waste water from your house before it enters the underground sewer. And interrupting pipe, it is used in interceptor
manhole. It is provided at the intercept of building sewer and public sewer. And anti siphon trap, ये इसका पर्पस होता है आपका रीसीलिंग ट्रैप के नाम से भी इसको जानते हैं। ये मेंटेन करता है वाटर सील को ऑफ ट्रैप विदाउट इंस्टॉलेशन ऑफ एंटी सिफोन पाइप्स। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि जो यूनिट होता है बोथ सेडिमेंटेशन एंड डाइजेशन प्रोसेस ऑफ स्लज टेक प्लेस सिमुल्टेनियसली इज, तो होता है इमॉफ टैंक। क्या होता है? इमॉफ टैंक। इमॉफ टैंक जो है कंपोज्ड होता है 2 कंपार्टमेंट। अपर में हमारा सेडिमेंटेशन जोन होता है और लोअर स्लज डाइजेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट जोन होता है। रिडक्शन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड जो है 50 से 70% होता है। अपर पोर्शन परफॉर्म करता है एरोबिक और लोअर पोर्शन परफॉर्म करता है एनएरोबिक। स्कीमिंग टैंक ये यूज किया जाता है फॉर रिमूवल ऑफ ऑयल एंड ग्रीस एंड प्रोवाइड किया जाता है फॉर सेडिमेंटेशन टैंक। डेट्रियस टैंक ये यूज किया जाता है फॉर रिमूविंग फाइनर पार्टिकल्स एंड डाइजेशन टैंक इट इज़ यूज्ड टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ थिक एंड स्लज। अगला क्वेश्चन है हायर COD टू BOD रेशियो ऑफ एन ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट रिप्रेजेंट, तो ये रिप्रेजेंट करता है लो बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ पॉल्यूटेंट को। अगला क्वेश्चन है एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि एक पेपर में जैसे आपका 6 पेपर आपका एग्ज़ाम होगा, हिंदी, इंग्लिश, जनरल, इंजीनियरिंग, है ना, पेपर 4, 5, 6, तो जो पेपर आपका पूछा जाएगा एक पेपर में 50 क्वेश्चन और एक दिन में 2-3 पेपर होगा, तो 2 दिन आपका एग्ज़ाम चलता है इसका। तो हम लोग पेपर 6 यहाँ पे पढ़ रहे थे, तो एक पेपर में 50 क्वेश्चन रहता है, तो 50 क्वेश्चन ही मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको आने वाले टाइम में अलग अलग पेपर करवाऊँगा, हिंदी, इंग्लिश, सारी चीज़ें मैं करवाऊँगा। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा सहयोग देना है। सहयोग इन द सेंस कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इससे हमें क्या मिलता है? एक मोटिवेशंस मिलता है और मैं और आपके लिए अच्छा काम कर सकूं, ये एक इच्छा जागती है। तो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन से बोला जा रहा है कि वाटर इज़ नोन एज एसिडिक वाटर इफ़ द pH इज, तो pH कितना होना चाहिए एसिडिक वाटर के लिए? तो हमारा लेस दैन 6.5, लेस दैन 6 एंड लेस दैन 5.5, तो इसमें से कोई भी है तो हमारा एसिडिक वाटर हो जाएगा। pH वैल्यू क्या होता है? तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या pH वैल्यू जो होता है वाटर का, वो मेजर करता है डिग्री ऑफ एसिड और अल्कलिनिटी ऑफ वाटर को। pH वैल्यू लेस दैन 7 एसिडिक वाटर और pH वैल्यू मोर दैन 7 वो अल्कलाइन वाटर हमारा होता है। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको जो है समझ में आया हो, बट फिर भी अगर कोई डाउट्स रहता है, कोई भी कन्फ्यूजन रहता है किसी भी तरीके का, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। डेफिनेटली आपको जो है आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं भाई, तो प्लीज़ एक छोटा सा सहयोग आप हमें दे सकते हैं। आपके लिए इतना मेहनत से मतलब वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, है ना, कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ आपको, तो प्लीज़ एक छोटा सा स्मॉल कंट्रीब्यूशन तो कर ही सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। ओके, थैंक यू।